Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. Today we will discuss the lesson 1 Modern Indian Political Thought of the book Modern Indian Political Thought for semester 5 students. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। सो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। First we will discuss the learning object. What are the topics we are studying in this chapter? So understanding the meaning modern India political thought. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे कि कहाँ से ओरिजिन हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंडियन डेवलप by Indian thinkers during the 19th and 20th century। इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये रेफर्स करते हैं उन पॉलिटिकल आइडियाज का जो हमारे इंडियन थिंकर्स ने 19th और 20th सेंचुरी में दिए थे। क्या जो हमारे इंडियन थिंकर्स ने पॉलिटिकल आइडियाज दिए थे किस टाइम पीरियड पे, 19th एंड 20th सेंचुरी में, उस पॉलिटिकल थॉट को क्या बोला गया है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये इमर्ज होता है ब्रिटिश रूल्स के टाइम, जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था और इंडिया फेस कर रहा था पॉलिटिकल डोमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस कन्वर्टिज्म। ये सब जब इंडिया फील कर रहा था, फेस कर रहा था, तब हमारे इंडियन जो थिंकर्स थे उन्होंने अपने आइडियाज बताए, उसी को बोला जाता है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने बहुत से सॉल्यूशन दिए कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे, जैसे सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल मूवमेंट एंड इकोनॉमिक आइडियाज, ये सब हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने बताए और इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। सो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट मीन्स द पॉलिटिकल फिलोसफीज। मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं जो हमारे इंडियन थिंकर्स ने दी है डेवलप्ड करने के लिए हमारी सोसाइटी को और इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसी को कहते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की इंपॉर्टेंस क्या है। पॉलिटिकल थिंकर्स हेल्प द इंडिया इन मैनी वेज। जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसने इंडिया की बहुत हेल्प की है, वो डिफरेंट टाइप से। जैसे कि हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने आइडिया दिया कि हमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करना चाहिए। उससे क्या होगा, इंस्पायर द फ्रीडम मूवमेंट, ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट को इंस्पायर करेगा, हमें हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करेगा, सोशल जस्टिस को सपोर्ट करेंगे और एनकरेज होएगा एजुकेशन। इससे हमारी क्या होगी, एजुकेशन इंक्रीज होगी। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे और हमारी नेशनल यूनिटी को आगे बढ़ाएंगे। तभी यही इंपॉर्टेंस है हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ओरिजिन कैसे हुआ हमारी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेवलप्ड ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ सेवरल हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये क्या है, इसमें बोल रहे हैं हमारी जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ। कैसे धीरे धीरे, हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे चलते रहे, हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख के हमने अपने जो सोसाइटी थी उसमें चेंजेस किए, उन चेंजेस किए हमने, अब हम नए नए आइडियाज लाए, जो हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज था उनको हमने अडॉप्ट किया और इसी ऐसे ही धीरे धीरे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। जैसे पहले हमने एंशियंट फाउंडेशन देखी, एंशियंट फाउंडेशन में सबसे पहले क्या आया, टेक्स्ट आई, कौन कौन सी, वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, अर्थशास्त्र, इनको हमने धीरे धीरे टेक्स्ट क्या है ये आई, स्टैब्लिश हुई, जिसको
हमने अपने आइडियाज में देखा, जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इन्होंने अपने वे में देखा और ये बताया कि जो हमारी वेदास है, उपनिषद है, भगवत गीता है, ये क्या है, ये बताते हैं हमारी कंट्री की जस्टिस को, गवर्नेंस को, मोरालिटी को एंड पब्लिक वेलफेयर को। ये बताते हैं, जो हमारे थिंकर्स थे वो बताते हैं कि जो वेदास है, उपनिषद है, इन सब में जस्टिस, गवर्नमेंट, मोरालिटी एंड पब्लिक वेलफेयर को बताया गया है। वैसे ही हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने भगवत गीता उपनिषद को ही नया नाम देके और नया नाम दिया जस्टिस, गवर्नमेंट, मोरालिटी, ये सब स्टैब्लिश किए। हमारी गवर्नमेंट हमारे पीपल्स को बताया कि ये सब होता क्या है। फिर उस टाइम पे ओरिजिन, फिर उस पहला ओरिजिन का टाइप ये था। सेकंड टाइप था ब्रिटिश रूल। उस टाइम पे क्या था, हमारे देश में ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल था, इसीलिए हमने सोचा कि हमारे देश में हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, जिससे न्यू इंग्लिश की एजुकेशन को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप्ड होगी। जो हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म हो रहा है उसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो हमारे देश में है, हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, पॉवर्टी थी, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थी, ऑपरेशन था, इन सब को हटाएंगे, एजुकेशन इंक्रीज होगी, तो ये सब धीरे धीरे हमारे देश में क्या होंगे, कम होंगे। ये पॉलिटिकल थिंकर्स बताते हैं, जिस वजह से वेस्टर्न एजुकेशन को हम अपनाते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल ऑपरेशन जो था हमारे देश में, क्यों था, ब्रिटिश रूल की वजह से। और इन सब को कम करने के लिए हम वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हो गए और ह्यूमन राइट्स, इन सब को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से हमारे देश में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, पॉवर्टी थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। और इसी टाइम पीरियड को मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से या थॉट के नाम से जाने लगा। कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुए। अब कैसी कैसी सोशल रिफॉर्म्स, जैसे ब्राह्मो समाज हुआ, आर्य समाज थे और प्रधान समाज थे, ये सब कुछ मूवमेंट हुई थी हमारे देश में उस टाइम में, हमारे देश में, जो कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। बहुत सारी सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट बातें बताती हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की, कैसे वो एंशिएंट ट्रेडिशंस थे, हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज में शिफ्ट हुए, इन सबको क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जानेंगे। सो पहला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रेगमेंटिज्म। प्रेगमेंटिज्म में बोला है कि हम प्रेगमेंटिज्म मीन्स अडॉप्टिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हम अपने देश में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग ओनली ऑन थ्योरीज एंड आइडियाज। जो हमने अभी तक थ्योरीज, आइडियाज पढ़े हैं, उनको हम अपने देश में प्रैक्टिकली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसी को बोला गया प्रेगमेंटिज्म। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स बिलीव दैट आइडिया शुड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये बोल रहे हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना था कि जो भी आइडियाज है, जब तक हम उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, रियल लाइफ की प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, यही बोलते हैं दे वर्क टू रिमूव। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, आइडियाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो प्रैक्टिकली हमारे देश में अप्लाई होंगे या नहीं। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था, जिसने फोकस किया हमारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, जो हमारे सोशल इविल्स थे उनको रिमूव किया। ठीक है, एजुकेशन को इम्प्रूव किया, हमारे देश में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे उनको बढ़ाया, पॉलिटिकली हमारे देश में बहुत सी चेंजेस किए और हमारी सोसाइटी को क्या किया, वेलफेयर किया। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब सेकंड है इन्फ्लुएंसेस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है किससे, एंशिएंट टाइम से। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ओरिजिन में, कि ओरिजिन में जो एशियन टाइम था उससे ही इंस्पायर होके हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, बना। यहाँ पे भी यही लिखा गया है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट पॉलिटिकल एंड फिलोसफी ट्रेडिशन। जैसे वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, भगवत गीता हो गई, अर्थशास्त्र हो गए, इन सब में हमारी सोसाइटी की जस्टिस, मोरालिटी, पब्लिक वेलफेयर, गुड गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। जिस वजह से इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे देश में रिस्पेक्ट मिलती है इंडियन कल्चर को। हमारे जो ओल्ड और न्यू आइडियाज थे उनको हम कॉम्बिनेट
कॉम्बिनेशन करते हैं और अपनी सोसाइटी में इस्टेब्लिश करते हैं या अप्लाई करते हैं, हमारी जो देश की मोरालिटी थी उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है और हमें हमारे देश के लिए गुड गवर्नमेंट मिलती है। ठीक है। एंड थर्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी। इसमें बोल रहा है कि हमारे देश में एक जो हमारी इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी है। ठीक है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत से रिलीजियंस है, बहुत सी लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, जिस वजह से भी हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट रिस्पेक्ट करते हैं हमारी डाइवर्सिटी की। ठीक है। ये बहुत ही गर्व वाली बात है कि हमारा देश इतना डाइवर्स है, जिस फिर भी हमारे देश में सब धर्म के लिए, सभी भाषा के लिए एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। ये मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट इंडिया इसको क्या करती है, मैनेज करती है। इसीलिए बोला गया है इंडिया थिंकर्स बिलीव दैट एवरी सिटीजन शुड इक्वल राइट्स। इसीलिए इंडिया के जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि हमारी कंट्री डाइवर्स भले ही है, पर सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या किसी लैंग्वेज या जेंडर को लेके। इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें हमारे देश में क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि ऑल रीजन को रिस्पेक्ट मिलती है, सभी सिटीजन को इक्वल राइट मिलते हैं, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन मिलते हैं, सेक्युलर वैल्यूज मिलती है। सो ये था हमारा थर्ड। एंड फोर्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उससे भी हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, द रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। यहाँ से हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स आइडियाज लेते हैं लिबर्टी का, इक्वालिटी का, डेमोक्रेसी का और नेशनलिज्म का, जिस वजह से हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है और भी ज्यादा इफेक्टिव होती है और हमारे देश में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। तो मैं आपको कमेंट के लिए क्वेश्चन देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लिखा गया था, मतलब कितने टाइम में लिखा गया था, उसका टाइम पीरियड मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। फिर देखते हैं लिबरल थॉट। सो लिबरल थॉट में लिबरलिज्म का मतलब होता है कि सभी सिटीजन को फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सभी सिटीजन के पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उस कंट्री में। ठीक है। इसका मतलब होता है लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म को ही हम लिबरल थॉट बोलते हैं। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है। ठीक है। लिबरलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है। इसमें बोला गया है मैंने इंडियन रिफॉर्मर्स बिलीव करते हैं, जो भी हमारे इंडियन थिंकर्स थे वो बिलीव करते हैं कि सभी सिटीजन के पास उनकी लाइफ एंजॉय करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम कैसी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि जो वो बोलना चाहते हैं उनको हक हो बोलने का। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, जिस रिलीजन को वो मानना चाहते हैं फ्रीडम होनी चाहिए। और इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, लॉ से पहले इक्वालिटी देखो। ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो है पॉलिटिकल थिंकर्स मॉडर्न इसी तरह की जो आइडियोलॉजी है, ये एक पार्ट है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब इससे हमारे देश में क्या क्या इफेक्ट हुआ, जैसे हमें देश के इंडिविजुअल्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला, इक्वालिटी मिली, डेमोक्रेसी मिली और प्रोटेक्शन मिला। ठीक है, हमारे देश में। फिर सिक्स्थ है डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जैसे मैंने एक बताई थी अभी, कौन सी, लिबरलिज्म। ऐसे ही बहुत सारी हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन की है, जैसे लिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है और सेक्युलरिज्म है। इन सब का मतलब भी अलग होता है। जैसे लिबरलिज्म का मतलब है कि फ्रीडम को, एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले। ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि सबसे पहले अपने नेशन से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। सोशलिज्म का मतलब होता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल होनी चाहिए, कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो पीपल के थ्रू रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। ऐसी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं ये हमारे देश में बहुत इम्प्रूवमेंट करती हैं। तो हमारे इंडियन थिंकर्स का यही मानना था कि एक सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ये आइडियोलॉजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एक कंट्री में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। इसीलिए बोला गया कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एम्फसाइज द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ पीपल। एक पीपल की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया की सोसाइटी सफर करती थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। किस टाइम पे? अभी काफी कम है, बट हमारे जो मॉडर्न पीरियड टाइम था उस टाइम पे अनटचेबिलिटी थी हमारे देश में, चाइल्ड की मैरिज हो जाती थी, इलिटरेसी थी एंड पॉवर्टी थी। ठीक है, जिस वजह से हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने कहा कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस वजह से कुछ लीडर्स थे जैसे राजा राम मोहन ज्योतिराव फूले एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और इन चीजों को सही करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है रिव्यूज ऑफ एशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें बोला गया है कि जो हमारे एंशियंट टाइम पे सिविलाइजेशंस हुई थी उससे हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि इन सिंपल कहे, जो हमारे पहले के टाइम में सिविलाइजेशंस हुई उनसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो है बहुत ही इंस्पायर्ड हुए। जैसे कि इधर लिखा गया है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब हमारे जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल्स थे उससे बहुत ही क्या हुए, एडमायर हुए। एडमायर होके उन्होंने जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल इनइक्वालिटी है, इनको रिमूव करने का सोचा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है और जिस वजह से हमें ये सब क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब देखने को, ये सब रिमूव करने की बात हमारे इन थिंकर्स के दिमाग में आई। ठीक है, अब हमारे 9th है आइडियल ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब कि स्वदेश। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी काफी पढ़ा होगा कि हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस मतलब दूसरों पे डिपेंड ना होके अपने ही देश में वो काम करो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जैसे पेट्रोल है, हम पेट्रोल बाहर की कंट्री से लेते हैं, बाहर की कंट्री पर डिपेंड ना होके हम अपने ही देश में वो चीज करें। इट्स मीन कि ये होता है सेल्फ रिलायंस। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बताया था कि हम दूसरों की देश से जो हम सामान मंगा रहे हैं वो उन रिसोर्सेज को हम अपने ही देश में बनाए तो क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंस होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे भी लिखा गया है सेल्फ रिलायंस मीन डिपेंडेंट ऑन वन ओन रिसोर्स इंडस्ट्री स्किल इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग फॉरेन कंट्रीज। मतलब कि फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड ना रह के हम वो उस अपने ही चीजों पे अपने ही देश में वो चीज बनाएं। ठीक है, सेल्फ रिलायंस होए, जिस वजह से क्या होगा, हमारी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है वो प्रमोट होगी, लोकली जो गुड्स मिलेंगे और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होंगे, हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और नेशनल प्राइड होगा। ठीक है, ये होता है आइडियल ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे बोला गया है राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे देश में राइट्स होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये सोचते थे कि सभी सिटीजन के पास अपने राइट्स होने चाहिए। ठीक है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर पाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो भावना है उनके मन में ना आए। जिस वजह से ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुई हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। अब कैसे कैसे राइट्स जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने सेल्फ रिलायंस बताया, सेल्फ रिलायंस भी एक क्या है, एग्जांपल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, यहाँ पे आप सेल्फ रिलायंस भी लिख सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही बताया कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सबको सही करो, प्रोडक्शन को बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस वजह से हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें भी सुधार होएगा। जब जीडीपी में सुधार होएगा तो हमारे देश की पॉवर्टी जैसी समस्याएं भी क्या है, कम होंगी। जैसे इससे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगी, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस होगा और हमारे देश में बैलेंस बनेगा। ठीक है, और जिससे ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी। इट्स मीन की जीडीपी इंक्रीज होगी। अगर आपको जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब नहीं पता तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है, मैं मेंशन भी कर दूंगी। ठीक है,
फिर 12th है नेशनल यूनिटी एंड फेडरलिज्म। इसमें बोला गया कि हमारे देश में नेशनल यूनिटी होनी चाहिए और फेडरलिज्म होना चाहिए, मतलब कि हमारे देश में कोई तानाशाही वाला रोल प्ले नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज है उसको दो चीज कंट्रोल करे, जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। कोई भी तानाशाही वाला सिस्टम हमारे देश में नहीं है, इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। और नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। नेशनल यूनिटी मीन्स कि हमारे देश में पीपल के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। कोई भी पावर है उसको दो गवर्नमेंट्स में डिवाइड करा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जिस इसकी वजह से क्या होगा, हमारे देश में यूनिटी होगी। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को फाइंड कर रहे हैं हम। ये देखिए कि हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को फाइंड कर रहे हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होगा हमारे देश में, कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी हमारी रीजनल आइडेंटिटी को, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। इसीलिए इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है इरा ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर। ये सब हमने देखा। अब इसमें बोला गया है जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में इन सभी थिंकर से इंस्पायर्ड होके अपनी एक इंडिपेंडेंस की सोची, ठीक है। ये सब जब इन पॉलिटिकल थिंकर्स ने आइडियाज लगाए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, और फिर इंडिया ने सोचा कि हमें भी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। लीडर्स सच एज बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब जो थे इन्होंने पॉलिटिकल कंसाइंसनेस करी और इनकरेज करा पीपल्स को कि हमें भी फ्रीडम मूवमेंट के लिए, कि हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और पीपल्स को इनकरेज किया कि फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, जिस वजह से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है। फिर आता है इक्वल राइट्स फॉर रिलीजन्स पीपल। फिर हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये सोचा कि हमारे विमेन्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो पॉलिटिकल थिंकर्स ये बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। जो हमारे थिंकर्स थे वो हम सपोर्ट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को, इसीलिए उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए इक्वल राइट्स बनाए विमेन के लिए भी, कि कोई भी काम अगर विमेन कर रही है और मेन कर रहे हैं तो दोनों के बीच में इक्वालिटी को देखा जाएगा। अगर किसी कोई काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों को उसके लिए फेयर भी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। फेयर इन द सेंस जो भाड़ा लग रहा है, जो सैलरी आप दे रहे हो, वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई मैन वो काम कर सकता है तो हमारी विमेन भी वो काम कर सकती है। अगर हमारी बॉयज को पढ़ने का हक है तो विमेन्स को भी पढ़ने का हक है। जिस वजह से इसमें क्या क्या प्रमोट किया गया हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, विमेन एजुकेशन को, विडो रीमैरिज को, इक्वल लीगल राइट्स को, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, इन सब को क्या है प्रमोट किया गया इक्वल राइट्स फॉर ह्यूमन में। सो ये सब थे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मेजर थिंकर्स, जो कुछ मेजर थिंकर्स बताए हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में, ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेजर थिंकर्स थे हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट टाइम पीरियड पे। ये बोला गया है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज शेप्ड बाय सेवरल ग्रेट थिंकर्स। जो हमारी ये टाइम पीरियड था, मॉडर्न टाइम पीरियड था, इसमें बहुत से ग्रेट थिंकर्स थे, बहुत से रिफॉर्मर्स थे, बहुत से फ्रीडम्स थे, जिससे इंस्पायर होके, जिनके आइडियाज से इंस्पायर होके हमने सोशल रिफॉर्म्स करे, पॉलिटिकल अवेयरनेस करी, नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी को इंस्पायर्ड किया, अपने देश में इम्प्लीमेंट किया। अब उनमें से ही हम कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में इतना नहीं बताया है जितना मैं बता रही हूँ, बट आप आंसर में हर एक चीज लिखना। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में हम जितना लिखेंगे हमें उतने ही मार्क्स मिलते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ आए, ठीक है। तो पहले है राजा राम मोहन रॉय। ये 1972 यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड भी लिखा गया है। जो राजा राम मोहन रॉय है, इनको फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत ट्राई किया कि सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में बहुत ट्राई किया कि एजुकेशन को एम्फेसाइज कर सके, सोशल रिफॉर्म्स कर सके, और अपने देश में लिबरलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज को क्या कर पाए, इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या ट्राई किया, ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसफी देखिए, अगर राजा राम मोहन ये बिलीव करते थे कि हर सिटीजन के पास अपनी लिबर्टी, अपनी इक्वालिटी और अपनी जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत से राइट्स ऑफ सिटीजन्स को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजियंस टॉलरेंस, इन सबको क्या है स्टैब्लिश करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन करते हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी से क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स हुए। पहला सोशल रिफॉर्म्स था ये अबोलिशन करते हैं सती सिस्टम का, जो सती सिस्टम था उनका अबोलिशन करते हैं, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं और चाइल्ड की मैरिज को अपोजिशन करते हैं। ठीक है, ये सब सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स में ये बोलते हैं कि लोग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज दो, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ाओ, इंग्लिश एजुकेशन को ये सपोर्ट करते हैं। ये ब्रह्मो साम्राज्य 1928 में राजा राम मोहन रॉय क्या है फाउंड करते हैं ब्रह्मो समाज को, जिसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, बिलीव इन वन गॉड जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो आइडियल वर्शिप है उसको अपोजिशन करते हैं, सोशल इनक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और रिलीजियंस जो टॉलरेंस होता था उसको कम करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन राइट्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये मेजर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे राजा राम मोहन रॉय के। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। फिर सेकंड है वीर सावरकर, ये एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे। जो वीर सावरकर थे ये रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, एक पॉलिटिकल थिंकर थे, एक राइटर थे और नेशनलिस्ट लीडर थे। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि इंडिया शुड बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन। ये बिलीव करते थे कि जो इंडिया है वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेशन बन सकता है थ्रू करेज, पेट्रोलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। इनका पॉलिटिकल फिलोसफी देखते हैं। सावरकर स्ट्रांगली बिलीव्ड इन नेशनलिज्म। जो हमारे राजा राम मोहन थे वो लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे वीर सावरकर हैं ये नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड यही बोला गया है कि करेज, सेक्रीफाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिलीव अचीव करने की ये बात करते हैं। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? करेज, सेक्रीफाइसेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ये कॉन्सेप्ट देते हैं हिंदुत्विज्म का। ठीक है, हिंदुत्विज्म कह लो या हिंदुत्व कह लो। ठीक है, ये बोलते हैं कि हिंदुत्व कौन है। ठीक है, हिंदू लोग है कौन? तो इनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व का मतलब है कि कॉमन रिलीजन। हिंदुत्व एक कॉमन रिलीजन है जो कि सभी जो कंट्री की सभी पीपल्स को दिया गया है कि जो भी हमारी कंट्री में रह रहा है वो क्या है? हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी। इनका मतलब है कि वो एक कॉमन कल्चर है, जो भी हमारे देश में रह रहा है उसको हम हिंदू बोलेंगे। ये एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी दी गई थी, ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है जो हमारी पीपल ऑफ इंडिया को यूनिफाई करती है। ठीक है, इससे हमारी नेशनल यूनिटी का एम्फसाइज होता है, मतलब नेशनल यूनिटी बढ़ती है और कल्चर हेरिटेज बढ़ता है। ये एक रोल प्ले कर दिए, बहुत से रोल प्ले किए इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे। बहुत से यंग रेवोल्यूशनरी के जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत से रेवोल्यूशनरी सिस्टम्स को, मूवमेंट्स को क्या है इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, सो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये आप पढ़ लेना। फिर आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको हम इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में बोला जाता है, क्योंकि ये भी नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। बहुत से इंडिया के पीपल इनसे, मिलियंस ऑफ इंडियंस क्या है इनसे इंस्पायर्ड थे ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड से, इस स्ट्रगल पे। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर डेवलपमेंट को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत से स्लोगन्स भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्लोगन लिखा भी हुआ है, जैसे स्वराज इज माई ब्राइट राइट एंड आई शैल हैव इट। इसका मतलब है स्लोगन बिकेम वन मोस्ट ऑफ द पावरफुल इंस्पिरेशन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इन्होंने स्वराज के टाइम स्वराज को भी इंट्रोड्यूस किया था। स्वराज महात्मा गांधी ने भी इंट्रोड्यूस किया था। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रिलायंस। जो भी मैंने सेल्फ रिलायंस के बारे में बताया उसका ही एक नया नाम हिंदी में बोले तो उसे हम स्वराज कहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट भी यही होता है। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे जो एजुकेशन है उनको इंक्रीज करो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो हमारा नेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इनके, ये आप देख लेना। फिर आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप भी जानते होंगे, फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। महात्मा गांधी एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने बहुत से ट्रुथ के बारे में, सत्य के बारे में जिन्होंने फॉलो किया है ट्रुथ, ये सत्य को फॉलो करते थे, नॉन रिलायंस को फॉलो करते थे कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए हमें, और सत्याग्रह जैसे बहुत से इन्होंने मूवमेंट भी
स्टैब्लिश किया है। अब जैसे सत्य का मतलब है, गांधी जी बिलीव करते थे कि सच्चाई की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। और ये महात्मा गांधी कोई भी मूवमेंट करते थे वो सत्य, ट्रुथ, अहिंसा और सत्याग्रह के रूल पर ही करते थे। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, आई होप। ये सब आप मैंने बता दिया है। ये सब इन जो महात्मा गांधी है ये सब इनको फॉलो करते थे। महात्मा गांधी इन सब चीजों को फॉलो करते थे गाइस, ये बिलीव करते हैं। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्र टैगोर एक फेमस पोइट थे और फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर्स थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1930s में। किस बुक पे? गीतांजलि। एक इन्होंने गीतांजलि बुक लिखी थी जो 1913 में इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। ये फर्स्ट एशियन थे। ठीक है, ये भी फ्रीडम पे बिलीव करते थे और इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम को फॉलो करते थे। ये भी चाहते थे कि हमारे देश में पॉलिटिकली क्या हो, इंडिपेंडेंस हो। ये भी फॉलो करते थे ह्यूमनिज्म को, इंटरनेशनलिज्म को, एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ये इनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन थे। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक इंडियन ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने ये ही वॉज द डिसिप्लिन श्री रामकृष्ण में, जिनमें इन्होंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो। शिकागो में इन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी 1983 में, जो कि इंडियन फिलोसोफर टू द वर्ल्ड। हमारी बुक में जो है मेन ही बताया गया है, बट मैंने सबको डिवाइड करके यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, सो आप ये सब भी पढ़ लेना। फिर आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर बोला जाए कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो चेयरमैन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, किसकी टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था, सॉरी ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब एज ए चेयर पर्सन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। इसीलिए उनको क्या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी में बोला गया, ये भी मानते थे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फर्टिनिटी होनी चाहिए सभी सिटीजन के पास, सोशल जस्टिस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और कुछ इकोनॉमिक आइडियाज भी इन्होंने बताए। ये कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं, एक रिकॉल हमने क्या किया। तो हमने देखा कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट होता क्या है, कैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड से और एंशियंट टाइम पीरियड के, एंशियंट टाइम से ब्रिटिश रूल तक जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके आइडियाज को मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं। बहुत से थिंकर्स के बारे में पढ़ा, जैसे राजा राम मोहन, विशाखा, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना और हमें यही पता चला कि ये सब डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डेवलप करने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट को खत्म करवा दूं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज गाइज मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन चाहिए कि मुझे भी पता चले हाँ लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।